जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बिज़नेस लॉ में। हमारा पहला लेक्चर ऐसा जिसमें हम बिज़नेस लॉ के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वैसे तो तरतीब के लिहाज से हमारा दूसरा लेक्चर है, लेकिन कल के लेक्चर में हमने कुछ प्लानिंग मैटर्स डिस्कस किए थे। आज हम लॉ के कंसेप्ट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसका टाइटल है बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज यानी ऐसे लॉज जो कि बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। और बिजनेस कितनी तरह के होते हैं, आपने इससे पहले किसी लेवल पे शायद ये पढ़ा हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो हमने इन तीनों से रिलेटेड रेलिवेंट जो बिजनेस लॉज होंगे वो स्टडी करने हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे तो या तो अपना कोई सेटअप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के तौर पे स्टार्ट करेंगे, हमें भी कंपनी सेटअप करें, या किसी कंपनी में किसी हाई पोस्ट के ऊपर काम करेंगे जैसे CEO, CFO वगैरह। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लॉ पढ़ाने का मकसद ये नहीं आपको लॉयर बनाना है, आपने केसेस डिफेंड करने हैं, केसेस लीगल केसेस लड़ने, नहीं, वो वकील करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप डे टू डे बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस करते हैं डेली बेसिस पे, उनकी लीगल इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या है। तो हम तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में और कंपनी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे नॉर्मली जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो हमारे मर्केंटाइल लॉ पोर्शन में डिस्कस किए गए हैं, और कंपनी पे जो लॉ एप्लीकेबल है वो हमारा कंपनी लॉ पोर्शन में डिस्कस किया गया है। दोनों की वेटेज इक्वल है, 50-50 मार्क्स। लेकिन जब आप सिलेबस देखें दोनों का और लेंथ देखें दोनों टॉपिक्स की, मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ, तो आपको पता चलेगा कि अगर मर्केंटाइल लॉ तकरीबन 350 पेजेस पे कवर होता है तो कंपनी लॉ तकरीबन 170 पेजेस में कवर हो जाता है। यानी कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ के मार्क्स इक्वल है, लेकिन मर्केंटाइल लॉ की निस्बत कंपनी लॉ का पोर्शन आधा है, ठीक है। वो आधा उसका कवरेज है, यानी आधी उसकी लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी लॉ में हम आधी मेहनत करके 50 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, मर्केंटाइल लॉ में हमें डबल एफर्ट करके 50 मार्क्स को अचीव करना होगा। इसीलिए प्लानिंग मैंने ये की कि बेहतर ये है कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा वेटेज कवर कर लें, ठीक है। तो पहले हमें कंपनी लॉ स्टार्ट करना चाहिए। बाकी ये हर टीचर की अपनी अपनी जजमेंट होती है, जो भी लॉ पढ़ाता है वो चाहे तो पहले मर्केंटाइल लॉ पढ़ाए बाद में कंपनी लॉ, चाहे तो मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ दोनों साइमल्टेनियसली चलाएं, और चाहे पहले कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ। हर टीचर की अपनी असेसमेंट होती है और किसी भी तरीके से लॉ को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम पहले कंपनी लॉ को कवर करेंगे और फिर उसके बाद मर्केंटाइल लॉ की तरफ चलेंगे, ताकि हम कम से कम वक्त में 50 मार्क्स को कवर कर लें। फिर उसके बाद जितना रिमेनिंग टाइम होगा वो मर्केंटाइल लॉ के ऊपर लगाएंगे, साथ में कंपनी लॉ की रिवीजन भी होती रहेगी। तो हम स्टार्ट करें कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कंपनी की डेफिनेशन या कंपनी के बारे में जानना। अगर आप कंपनी को अच्छे तरीके से समझ जाए कि जो कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसके बाद वाले रूल समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है, जो हमारी आई कैप की बुक अगर आप स्टडी करेंगे या आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इनमें चैप्टर नंबर 11 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 क्या डेफिनेशन स्टडी करेंगे इसमें हम कंपनी की, और फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी स्टडी करेंगे। फीचर्स ऑफ ए कंपनी। सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में कितनी तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? दुनिया में 3 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर होते हैं? एक, वो कंपनी का मालिक होता है। हाँ, अपनी हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए कुछ एम्प्लॉइज को रखता है। आप घर से बाहर निकले आपको बेकरी वाला नजर आएगा, ठीक है, उसने अपनी असिस्टेंस के लिए एम्प्लॉइज रखे होंगे, लेकिन ओनर वो खुद है, एम्प्लॉइज ओनर नहीं है। वो शाम को दिहाड़ी लेते हैं, घर चले जाते हैं।
महीने बाद शायद आपको वो एम्प्लॉय नजर भी ना आए, कोई दूसरा एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा हो। तो एम्प्लॉयज जरूर रखे होते हैं बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन एम्प्लॉयज ओनर नहीं होते। ओनर एक होता है, सोल प्रोवाइडर। अगर दो या उससे ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टनर। पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं वो है 2 टू मिनिमम, और मैक्सिमम जाता है 20 तक। लेकिन इसमें वेरिएशन पॉसिबल है, किसी केस में हो सकता है कम हो, किसी केस में ज्यादा हो, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है पार्टनरशिप में? 20। लेकिन याद रखे, बता रहा हूं, किसी केस में हो सकता है कम हो, किसी केस में हो सकता है ज्यादा हो, नॉर्मली 20 है। और मिनिमम कितने? 2। अच्छा, दुनिया में साल सैकड़ों साल तक, बल्कि ये 150-200 साल पहले तक जितने भी बिजनेस होते थे वो नॉर्मली वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में होते थे। लेकिन फिर मशीन इजाद हुई। मशीन इजाद हुई तो ज़रूरत इस चीज़ की पेश आई कि बिजनेस लार्ज स्केल पे किया जाए। ठीक है, क्योंकि मशीन में डेफिनेटली मैनुअल वर्क की निस्बत मशीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस भी बढ़ा। तो फैसला ये किया गया कि अच्छा आप मशीन खरीदें। मशीन कैसे खरीदें भाई? मशीन तो करोड़ों रुपए की आती है। ठीक है, और कई मशीनें खरीदनी है तो क्या करें भाई? पैसा डालें। भाई कौन पैसा डाले? किसी के पास इतना पैसा, किसी एक बंदे के पास इतना पैसा है नहीं। अच्छा 2 4 5 6 10 बंदे मिल जाए फिर भी कभी हो जाता है, लेकिन कभी उससे भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। तो क्या किया जाए भाई? कोई ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस की जाए जिसमें जितने भी पैसों की जरूरत हो, चाहे वो करोड़ों क्या अरबों रुपए क्यों ना हो, तो उसमें ऐड किए जा सके। तो एक कंसेप्ट आया कंपनी, या इसे जायंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी उन्होंने कहा जी एक बंदे से भी ये स्टार्ट हो सकती है, मिनिमम मंथ, मैक्सिमम चाहे हजारों ओनर्स बना लें, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। मिनिमम 1, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अब इसका मतलब है आप जितने पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं आप पुलिंग करके ऐड कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं पैसे। 1 2 4 8 10 15 20 50 लोगों से कितने भी पैसे इकट्ठे किए फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए, 50 और डाल लो, 100 और डाल लो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये हुई, नंबर ऑफ मेंबर्स की कैद नहीं, चाहे तो कम रख ले चाहे ज्यादा रख ले, अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक। तो ये था पहली रीजन जिसकी वजह से ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस। और भी रीजन थे लेकिन मेन रीजन ये थी। अब जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस आ गया तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये बिजनेस जो है ना ये बड़ा बिजनेस है, ये छोटे बिजनेस थे, इधर कोई गड़बड़ हो कोई मसला नहीं, एक बंदा इफेक्ट होगा, एक फैमिली इफेक्ट होगी, इसमें कोई गड़बड़ हो और 10-12 फैमिली इफेक्ट होगी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई गड़बड़ हो तो आपके ख्याल में सिर्फ 2-4 फैमिलीज इफेक्ट होंगी या हो सकता है सैकड़ों हजारों फैमिलीज इफेक्ट हो? क्योंकि लोग जो अच्छी कंपनीज होती है ना उसमें हजारों इन्वेस्टर्स होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी फॉरेन कंट्रीज में तो इस तरह भी है। पाकिस्तान में तो आपको पता है जिसके पास पैसे होते हैं क्या करता है, वो दो काम करेगा, या वो ज्वेलरी बाय करके रख लेगा, स्टोर कर लेगा, या वो कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज में वो दूसरी कंपनीज जो रिटायर हो गया उसको परेशानी होती है कि मैं रिटायर हो गया, मैं परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या बनाऊं? वो किसी अच्छी कंपनी में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता है। वो कंपनी फिर क्या करती है, हर साल उसको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा देती रहती है, उसका गुजारा चलता रहता है। ठीक है, तो वो इस तरह करते हैं फॉर्म। तो चूंकि उन कंपनीज में हजारों लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है जिनमें अक्सरियत बाज़ औक़ात पेंशनर्स वगैरह भी होते हैं, तो गवर्नमेंट को ये मसला होता है लार्ज स्केल में इसने कोई गड़बड़ की ना तो ये भी लार्ज स्केल की गड़बड़ होगी। जैसे आपने शायद कुछ अर्सा पहले देखा हो एग्जैक्ट कंपनी का स्कैंडल। ठीक है, तो वो गड़बड़ होती है तो वो लार्ज स्केल पे गड़बड़ हुई। ठीक है, इससे इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्री की रेपुटेशन इफेक्ट होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, वैसे तो इन पे भी कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होती हैं, इन पे भी, इन बिजनेस पे भी ओपन इनको भी नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ने। अगर आप देखें बेकरी की दुकान पे जाएं आपको लिखा नजर आएगा रेट लिस्ट, वो DCO के मुकर्रर करदा नर्ख के मुताबिक वनडे दालें वगैरह बिक रहे होते हैं, जो भी वो भी रेगुलेशन, गवर्नमेंट उस बिजनेस को भी रेगुलेट करे, लेकिन इस बिजनेस को रेगुलेट करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे कानून बनाए हुए हैं
कि ये बिजनेस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसे चलेगा। इसको कुछ खुसूसियात भी, इसको कुछ सहूलतें भी दी गई है, लेकिन इसके ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है कि उन पाबंदियों का मकसद सिर्फ एक है, जितनी भी पाबंदियां मकसद सिर्फ एक है, क्या कि ओवरऑल इकोनॉमी के नुकसान में ना ये कंपनी जाए, कोई ऐसा काम ना करे कि जनरल पब्लिक को नुकसान हो, गवर्नमेंट को या मुल्क को कोई नुकसान। तो इनके ऊपर नजर रख ले, जैसे हो सकता है कि लार्ज स्केल हैवी प्रोडक्शन कर ले शुगर की फॉर और उसको स्टोर कर ले कि जब प्राइस बढ़ेगी तो फिर बेचेंगे इसको, पहले शॉर्टेज क्रिएट हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कि कोई कंपनी इस लेवल पे ना आए, इस तरह के काम ना करे, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून इशू किया गया जिसे कहते हैं कंपनी, जनरली कहते हैं कंपनी लॉ। और कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान में कोई भी कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हैं जो कंपनी हो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हैं तो आपको पहले इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर किसके मुताबिक करवाना पड़ेगा, अंडर कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। किसके पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का एक इदारा होता है जो कंपनीज के ऊपर निगरानी करने के लिए बनाया गया है, उसे कहते हैं SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके पास जाके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। और वो कंपनी लॉ जो भी यानी कंपनीज के लिए रेलिवेंट लॉज होंगे उनके मुताबिक रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो कंपनी का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हुई अंडर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ से मुराद ऐसे कानून जो कंपनीज के लिए बनाए गए हैं और जो ऑपरेट करती है, जो गवर्न होती है, जो किसके मुताबिक चलती है, वो रजिस्टर भी कंपनीज एक्ट के मुताबिक हुई और कंपनीज एक्ट के मुताबिक ही चले, गवर्न भी होगी। गवर्न होने का मतलब कि वो चलेगी किस तरीके से, ठीक है। तो कंपनी लॉज जो होते हैं उनमें यह भी बताया जाता है कि आपने कंपनी अगर रजिस्टर करवानी है वो किस तरीके से करवाएंगे, और यह भी बताया जाता है कि जब आप कंपनी चलाएंगे तो वो किस तरीके से चलाएंगे, ठीक है। तो गवर्नेंस जो होगी, रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ में होगी, गवर्नेंस कंपनी एक्ट के मुताबिक भी होगी। और इसके अलावा अब सुने कंपनी एक्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन किसके मुताबिक होनी है, कंपनी लॉ क्या होता है, जो लॉ कंपनीज को रजिस्टर करने के लिए बनाया गया हो। अब जिस तरह आपका हर 5-6 साल के बाद सिलेबस सीए का चेंज हो जाता है, क्योंकि चेंजेस इस तरह मार्केट में आती है कि ICAP कहता है कि हमारे स्टूडेंट की डिमांड मार्केट में कम नहीं होनी चाहिए, तो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसे अपने सिलेबस में डालो ताकि हमारा स्टूडेंट वेल इक्विप्ड हो। उसी तरह गवर्नमेंट भी ये देखती है कि जब उसे लगे कि अब कंपनीज के सिस्टम, बिजनेस चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है, अब नए कानून आने चाहिए, तो वो कंपनी लॉ से रिलेटेड पुराना कानून खत्म करके नया कानून ले आती है। पहले कानून हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1913, उसके मुताबिक कंपनीज रजिस्टर्ड होती थी। फिर उसके बाद एक लॉ आया कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, 13 को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा अब नए जमाने के कानून के मुताबिक बनाया जाए। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 काफी अरसे तक चलता रहा। फिर अब कंपनीज एक्ट 2017 आया, इसने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को रिप्लेस कर दिया। अब पुराने लॉज खत्म हो गए, अब जो इस वक्त चल रहा है लॉ वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट। इस वक्त पाकिस्तान में ये तो मुमकिन है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो कंपनीज एक्ट 1913 के मुताबिक रजिस्टर हुई हो, 1984 के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई हो, लेकिन चूंकि अब वो लॉ, जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना तो लॉ चेंज होने पे उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती कि वो अपना काम जीरो से शुरू करे, ऐसा नहीं होता। वो कहता है ठीक है आप अपना काम करते रहे। हाँ, अब जो आपकी गवर्नेंस होगी, रजिस्ट्रेशन एक दफा होगी काफी है, वो जिस भी लॉ के मुताबिक हुई, लेकिन अब जो आपका गवर्नेंस सिस्टम चलेगा वो किसके मुताबिक चलेगा, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक। क्लियर हो गया। तो कंपनी लॉ में बहुत से लॉज आते हैं, रजिस्ट्रेशन किसी भी लॉ के मुताबिक हो सकती है, लेकिन जो गवर्नेंस होगी, जो कंपनी चलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इस वक्त यही लॉ चल रहा है कंपनीज को जो डील करता है, ठीक। अच्छा, अब मैंने अपनी जिंदगी गुजारने का जो तरीकाकार डिसाइड किया है कि मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा, उसमें कुछ तो मेरी मर्जी शामिल है, कुछ गवर्नमेंट की मर्जी भी शामिल है।
मैं जो चाहूं नहीं कर सकता, ठीक है। मैं किसी दहशतगर्द की मदद करना चाहूं फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए, मैं नहीं कर सकता, ठीक, गवर्नमेंट ने मना किया। मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूं, माली या जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, गवर्नमेंट ने मना किया है, जेल में डाल देंगे मुझे, नहीं कर सकता, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनके मुताबिक मुझे जिंदगी गुजारनी है, कुछ काम ऐसा है जो गवर्नमेंट ने कहा है मैंने कभी नहीं करने, वो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे जो गवर्नमेंट कहती है करने हैं, मैं वो करूंगा चाहे मेरा दिल ना भी चाहे। गवर्नमेंट कहती है आपने टैक्स देना है हर महीने, नहीं दिल करता फिर भी देता है। गवर्नमेंट कहती है इशारे ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना, ये कानून पास किया उन्होंने, ठीक है, जल्दी भी हो कॉलेज जाने की फिर भी रुकना पड़ता है, क्यों, कानून है। लेकिन कुछ फैसले मैंने खुद भी किए हुए हैं अपनी जिंदगी के बारे में, जैसे मैंने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना मेरा फैसला है। हफ्ते में 7 दिन है, मैंने अपने दोस्तों को किस दिन घर में इनवाइट करना ये मेरा फैसला है। मैंने कितने दिन पढ़ना है, सॉरी मैंने कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करना है, ये मेरा फैसला है, इसमें मैं आज़ाद हूं। मैं किस रिश्तेदार से मिलना है किससे नहीं मिलना मेरा फैसला है। तो इसका मतलब यह हुआ अगर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में फैसला मैं खुद कर रहा हूं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी तरह जब एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, एक बिजनेस है जो चलता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो भी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा ये गवर्नमेंट ने भी बताना है उसको, गवर्नमेंट ने भी बताया हुआ है, और कुछ फैसले उसने खुद भी करने हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा भाई इलीगल काम कोई नहीं करना, इलीगल काम, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी, तो कोई भी कंपनी ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके आगे कुछ फैसले कंपनी ने खुद भी करने होते हैं, या जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं या जो उसके ओनर्स हैं, मालिक हैं, उन्होंने भी करने होते हैं कि हम किस तरीके से इसको चलाएंगे। तो याद रखें कंपनी की जो गवर्नेंस होगी, कंपनी जो चलेगी, वो एक कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक चलेगी। इसमें क्या, इसमें सिर्फ 2 तरह की बातें हैं, पूरे कंपनीज एक्ट में 2 तरह की बात, कंपनी ने क्या क्या काम करना है और कंपनी ने क्या क्या काम नहीं करना, यही बात है। ये काम करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, अच्छा ये करना है लेकिन ये शर्तें हैं, ये शर्तें पूरी करो कर लो, इसी तरह की बातें। लेकिन इनके अलावा क्या कंपनी खुद भी, ओनर्स खुद भी फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा किस तरीके से चलना है वो कहाँ लिखा होगा, और जो कंपनी ने खुद फैसला किया हमने किस तरीके से चलना है, उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट होती हैं जो कंपनी बना के अपने पास रखती है। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों का आपस में क्या फ़र्क है बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी बनाती है उसमें, और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, कंपनी किस तरीके से चलेगी, कंपनी किस तरीके से चलेगी। कुछ बात की समझ आई? अगर अभी तक जो कुछ समझाया समझ आ गया, 2 क्वेश्चन पूछूं, दोनों के सही आंसर दे दिया, इसका मतलब है मकसद पूरा हो गया समझाने का। पहली चीज बताइए, इनमें से ये दोनों डॉक्यूमेंट हर कंपनी पे अप्लाई होती है, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी की फर्क होगी, और हर कंपनी पे कॉमन कौन सी है, कंपनी। शाबाश, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइए, अगर इन दोनों में कभी कंफ्लिक्ट आता है, कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल एसोसिएशन में कुछ और लिखा हुआ है, किसकी बात मानी जाएगी, कंपनीज एक्ट की। शाबाश, इसका मतलब अभी तक जो मैं समझाना चाह रहा था आपने समझ लिया। आगे चलें, चलिए अब हम देखें, जब किसी भी चीज को समझना हो ना तो उसकी खुसूसियात समझी जाती हैं, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए मैंने हाथी कभी जिंदगी में नहीं देखा और आप मुझे समझाएंगे हाथी कैसा होता है, आप क्या, आपको लंबी सी सूंड होती है उसकी, उसके भारी भारी पाँव होते हैं और उसकी मोटी मोटी खाल होती है वगैरह वगैरह, इस तरह की खुसूसियात बता के
मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल में जब तक मैं हाथी को देख नहीं लूंगा मुझे सही तरह पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसी तरह अब मैं आपको समझाने लगा हूं एक कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी होती है, फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, लेकिन समझाने से पूरी समझ नहीं आएगी जब तक हम कोई केस स्टडीज वगैरह में रियल सिचुएशन में नहीं देखेंगे कि जो लोग कंपनी से डील करते हैं, कंपनी उनके साथ डील करती है, वो कैसे करती है, तब तक सही तौर पे समझ नहीं आएगी। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि फीचर समझाने के साथ साथ एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करता रहूं। तो स्टडी क्या करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी के फीचर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कंपनी में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक तो नंबर ऑफ ओनर्स का, एक और भी डिफरेंस है, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर कुछ और लोग होते हैं, मैनेजमेंट कुछ और लोग होते हैं। इसको डिस्कस करते हैं। भले घर से बाहर निकले, साथ बेकरी वाले की दुकान, उस पर जो बंदा कैश रिसीव कर रहा होता है, बताइएगा क्या वो नॉर्मली कोई एम्प्लॉय होता है या मालिक खुद बैठा होता है? जो पैसे रिसीव कर रहा होता है एम्प्लॉय होता है, मालिक खुद नहीं होता। नहीं, हमारे घर के साथ जो बेकरी है उसमें तो मालिक खुद बैठा रहता है, वो तो एम्प्लॉय को हाथ भी नहीं लगाने देता कैश को। ठीक है, हाँ, छोटे बिजनेस में इसी तरह होता है कि नॉर्मली जो मालिक है वो बिजनेस को चला भी रहा होता है, जो ओनर है वो बिजनेस को चला भी रहा होता है, एम्प्लॉयज रखे होते हैं अपनी सहूलत के लिए, लेकिन बिजनेस के ऊपर वो खुद बैठा होता है, नजर रखी होती है। नॉर्मली पार्टनरशिप में भी इसी तरह होता है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। ये चूंकि लार्ज स्केल बिजनेस होता है और इसमें मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, टेक्निकल बिजनेस होता है। नॉर्मली जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होती, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं उनके पास पैसे नहीं होते। तो इसीलिए जो मालिक होते हैं उनको कुछ ना कुछ टेक्निकल लोगों को हायर करना पड़ता है कि आप आके बिजनेस चलाएं। जैसे फर्ज कीजिए एक बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो एक हॉस्पिटल खोलना चाहता है, वो शायद बिल्डिंग खड़ी कर ले, अच्छे से ऐसी मशीनरी ले आए, लेकिन वो किसी एक पेशेंट की भी सर्जरी नहीं कर सकता, उसके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो सर्जरी तो कर सकता है लेकिन उसके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं, उसके पास ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी वगैरह और दूसरी चीजें जिनकी जरूरत है उनका इंतजाम करने के पैसे नहीं। अब क्या होगा फिर? अब ओनर क्या करेगा? ओनर फर्ज कीजिए उसने कहा जी मैं एक कंपनी बना लेता हूं, आप उस कंपनी में मेरे बिहाफ पे काम करेंगे, टेक्निकली स्पीकिंग आप एम्प्लॉय होंगे, कंपनी का मालिक मैं हूंगा, लेकिन चूंकि आप में टेक्निकल स्किल्स है आप कंपनी को मैनेज कीजिए। तो देखिए इस एग्जाम्पल में ओनर और लोग हैं, मैनेजर और लोग, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वो और लोग हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नॉर्मली क्या होता था, जो ओनर होते थे वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहे होते। तो कंपनी का पहला फीचर्स क्या होता है कि इसमें नॉर्मली जो ओनर है ये अलग लोग होते हैं और मैनेजमेंट के लोग अलग होते हैं। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। अच्छा यहां पे मुझे बताइए सोल प्रोप्राइटरशिप के मालिक को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में जो मालिक होते हैं, कंपनी का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये नोट कर लीजिए, इन्हें कहते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर। इनमें टेक्निकली फर्क है थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए इनको एक ही समझे, मेंबर्स और शेयर होल्डर। और जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं इसमें डिफरेंट हायरार्की है, कुछ टॉप लेवल के लोग होते हैं, कुछ मिडिल लेवल की मैनेजमेंट होती है, कुछ लो लेवल की मैनेजमेंट होती है। मैं सिर्फ जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उसका नाम आपके सामने लिख रहा हूं, वो होते हैं डायरेक्टर्स। कौन होते हैं?
डायरेक्टर्स, ये इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, ये इसे बोर्ड भी कहते हैं। बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्लियर? अच्छा, नॉर्मली दोनों सेपरेट होंगे, लेकिन याद रखें लाजमी नहीं है। मे भी किसी केस में कोई ऐसा डॉक्टर भी हो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे, तो भाई मैं तो खुद हॉस्पिटल बनाऊंगा, खुद भी काम करूंगा। इस एग्जाम्पल में मेंबर या शेयर होल्डर और डायरेक्टर एक ही बंदा हो गया। ऐसा मुमकिन है, रेयर है लेकिन मुमकिन है कि जो बंदा बिजनेस का मालिक हो वही कंपनी को चला भी रहा हो। बड़े स्केल का बिजनेस होता है, लेकिन मे भी उसके पास ऐसी स्किल्स हो, एक्सपर्टीज हो, करना चाहे तो कर सकता है। क्लियर होगी ये बात? लेकिन याद रखें हम उस बंदे को क्या देखेंगे कि वो बंदा मेंबर है कि डायरेक्टर है। ऐसा बंदा जो बिजनेस का मालिक, कंपनी का मालिक भी है और वो कंपनी को रन भी कर रहा है। देखिए कंपनी के मालिक को कहते हैं मेंबर या शेयर होल्डर, कंपनी को जो रन कर रहा था उसे कहते हैं डायरेक्टर। अगर एक बंदा दोनों काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे या डायरेक्टर कहेंगे? या दोनों कहेंगे? दोनों कहेंगे। वो एट द सेम टाइम मेंबर या शेयर होल्डर भी है, वो एट द सेम टाइम डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। अब आपने आगे चल के इस पे आर्गू नहीं करना, मैं आपने ये नहीं कहना सर ये तो डायरेक्टर था, मेंबर में क्या करने आ गया, ये तो मेंबर था, डायरेक्टर में क्या करने आ गया। कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में एक जगह पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जो फैसले करेंगे वो अपनी मीटिंग में करेंगे, उसे कहते हैं बोर्ड मीटिंग। जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स, ये जो फैसले करेंगे ये अपनी मीटिंग में करेंगे, उसे कहते हैं जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग। और फिर वो कहते हैं जो बोर्ड मीटिंग होगी ना इसमें मेंबर्स नहीं आएंगे, इसमें मेंबर। अब केस स्टडी में क्या होगा, वो कहेगा एक मेंबर है, वो डायरेक्टर भी है और वो बोर्ड मीटिंग में आ गया। स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो गलत हो गया, ये तो मेंबर है, ये बोर्ड मीटिंग में क्या करने आ गया। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है मेंबर्स बोर्ड मीटिंग में नहीं आ सकते। तो तब मैं क्या कहूंगा वाला, क्या भाई स्टूडेंट सही कह रहा है? सही नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि वो मेंबर भी है, डायरेक्टर भी है। वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में एज मेंबर नहीं आया, वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में एज डायरेक्टर आया। तो आ सकता है भाई, उसके पास दोनों पोजीशन है। क्लियर हो गया? तो नॉर्मली ओनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है, लेकिन रेयर केसेस में एक भी हो सकते हैं, एक बंदा सेम टाइम में दोनों पोजीशन पे हो, ये भी पॉसिबल है। आगे चलें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल के कंपनी की एक अलहदा शनाख्त होती है, कंपनी का एक अलहदा शनाख्ती कार्ड होता है। सचमुच में नहीं, शनाख्ती कार्ड से मिलती जुलती चीज, उसे कुछ और कहते हैं, लेकिन समझ लीजिए वो शनाख्ती कार्ड ही एक तरह से। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या है, कंपनी जब बिजनेस बनाते हैं, फर्ज कीजिए हमने कंपनी बनाई, उसका नाम लिखा हमने स्टार केमिकल्स लिमिटेड, स्टार केमिकल्स नाम रखा उसका। अब स्टार केमिकल सचमुच में दुनिया में कोई बंदा है इस नाम का? कोई भी बंदा नहीं, ठीक है। ये इसे कहते हैं ये नकली बंदा, आर्टिफिशियल पर्सन। एक्चुअली दुनिया में कहीं देखें, हम और आपके लिए और मेरे लिए लॉ टर्म यूज करता है नेचुरल पर्सन। लॉ कहता है जो लोग चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये नेचुरल पर्सन है। कंपनी एक अलहदा से पर्सन जरूर है, उसकी अलहदा से शनाख्त जरूर है, लॉ उसे एक पर्सन के तौर पे जरूर देखता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकती। उसने अगर किसी एग्रीमेंट पे साइन करने, उसके हाथ नहीं है वो एग्रीमेंट पे साइन करे, नहीं नहीं नहीं, उसके बिहाफ पे किसी और को काम करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे। और वो कौन होंगे? डायरेक्टर्स। वो काम करेंगे कंपनी के, साइन करेगा एग्रीमेंट डायरेक्टर, लेकिन क्या वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी? वो कंपनी की जिम्मेदारी है। ठीक है, डायरेक्टर सिर्फ एजेंट के तौर पे
काम कर रहे होते। एजेंट समझते किसको कहते हैं? एजेंट, नुमाइंदे के तौर पे। असल जिम्मेदारी कंपनी की होगी। अगर कुछ खरीदना है तो असल जो बायर होगा वो कंपनी होगी। डायरेक्टर सिर्फ एजेंट के तौर पे एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हो, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं। तो कंपनी का एक अलग लीगल। अब अच्छा मुझे बताएं, फर्ज कीजिए कि मेरा भाई है और मैं, हम दोनों का शनाख्ती कार्ड अलग अलग है, हम दोनों की कानूनी हैसियत भी अलग है। अगर वो कोई एग्रीमेंट करता है चीज खरीदने के लिए, मैं जिम्मेदार हूं उस एग्रीमेंट का, लॉ कहता है नहीं। इसी तरह मैं अगर कोई एग्रीमेंट करता वो जिम्मेदार नहीं। जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है वो उसकी नहीं, और जो उसके नाम पे है मेरी नहीं। उसने अगर किसी से उधार लिया है, क्या मैंने अदा करना है? क्यों नहीं करना? बिल्कुल, मैं सेपरेट पर्सन, वो सेपरेट पर्सन। और अगर उसने किसी को उधार दिया है, मैं जाके उधार वसूल कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका राइट है। सेपरेट लीगल स्टेटस इस चीज का नाम है। जब दोनों लोग, दोनों पार्टी सेपरेट है, तो हर एक के अपने राइट्स अलग, लाइबिलिटीज अलग, दूसरे के राइट्स अलग, लाइबिलिटीज अलग। इसी तरह याद रखें, सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब है कि कंपनी की अपनी अलग हैसियत है, अपने मेंबर से, शेयर होल्डर से, अपने मालिकान से अलग हैसियत है। हालांकि कंपनी को बनाया किसने? जैसे देखिए आपके वालिदैन है, ठीक है, आप पैदा हुए, उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, लेकिन इस वक्त आपकी हैसियत उनसे अलग है। आप जो एक्ट करेंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो कंपनी को बनाया शेयर होल्डर्स ने, मेंबर्स ने, मालिकान ने बनाया, चला भी वो रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर डायरेक्टर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी का स्टेटस अलग है अपने शेयर होल्डर से, अपने डायरेक्टर से। फर्ज कीजिए अगर कंपनी बिजनेस के लिए किसी से माल खरीदने की जरूरत पड़ती है, एक बंदा है मिस्टर ए, उसने कंपनी बनाई स्टार केमिकल्स। अब अगर उस कंपनी के लिए कहीं से माल खरीदना है तो जो एग्रीमेंट होगा वो मिस्टर ए के नाम से होगा, कंपनी के नाम से होगा, या डायरेक्टर्स के नाम से होगा? कंपनी के नाम से होगा, वो कंपनी के नाम से होगा, ठीक है। अगर उस पे चीजें ने वसूल कर ली, उस पे पैसे अदा नहीं किए, जिम्मेदारी डायरेक्टर की होगी, जिम्मेदारी कंपनी की होगी, या जिम्मेदारी मालिकान की होगी? कंपनी की। हालांकि देखा जाए तो चलाने वाले उसको डायरेक्टर्स हैं, और डायरेक्टर्स के पीछे शेयर होल्डर्स, मेंबर्स हैं, लेकिन क्यों जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी की क्यों है? सेपरेट लीगल स्टेटस। अगर कंपनी ने किसी को उधार सेल की, 1 लाख रुपया लेना है, 1 लाख रुपया लेना है, तो ओनर जो था मिस्टर ए, वो डायरेक्टर के पास चला गया, मुझे 1 लाख रुपया दो, ठीक है। डेटर ने गलती क्या की कि मिस्टर ए के नाम का चेक दे दिया, हालांकि उसे चेक किसके नाम का देना चाहिए था? ए के नाम का दे दिया। अब बताइए क्या कंपनी डेटर से पैसे रिकवर करवा सकती है? करवा सकती है। कंपनी क्या कहेगी? मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। वो कहेगा भाई आपका मालिक तो वही है मिस्टर ए, तो मैंने मिस्टर ए को दे दिए। तो कंपनी कहेगी नहीं, वो सेपरेट लीगल स्टेटस है, वो अलग पर्सन है, हम अलग पर्सन है, आपने उनको जाती ट्रांजैक्शन की होगी, उनसे पैसे वापस मांगिए आप, मेरे जो पैसे आपने देने थे वो अभी तक सेटल नहीं हुए, निकाले पैसे। लॉ कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू जायज करार देगा। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब ही यही है कि कंपनी की अलग हैसियत है, कंपनी एसेट्स को, असासा जात को अपने नाम से ओन करती है, असासा जात की मालिक वो है। देखिए लिंक समझिएगा, एसेट खरीदे कंपनी ने, एसेट्स की मालिकात कौन? कंपनी। कंपनी के मालिक ओनर्स हैं, वो अलग बात है। ओनर्स कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्ट उन एसेट्स के मालिक नहीं है। इसी तरह लायबिलिटीज में भी सेम केस, कि अगर कोई लायबिलिटी है तो वो कंपनी की है, वो ओनर्स की नहीं है। क्लियर हुआ सेपरेट लीगल स्टेटस? एक एंड में एक रियल केस आपके साथ डिस्कस करता हूं, अगर आप इसके सही सोल्यूशन पे पहुंच गए तो इसका मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस आपको समझ आ गया।
एक बंदे मिस्टर ए ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, रजिस्टर की, कंपनी रजिस्टर की। उस कंपनी में डायरेक्टर कोई रखा फॉर एग्जांपल। डायरेक्टर ने देखा कि आजकल ज़मीनों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसा करते हैं कि कंपनी में जो पैसे पड़े हैं इनसे कोई ज़मीन खरीद लेते हैं। उसने ज़मीन खरीदने का एक एग्रीमेंट कर लिया, ज़मीन खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, ज़मीन खरीद भी ली। जब ज़मीन खरीदी 100 मिलियन की, थोड़े अरसे में उसकी प्राइस होगी 120 मिलियन। अच्छा, कंपनी का मालिक मिस्टर ए ही था, 100% मालिक वही है, और लोगों को पता भी है कि ये मालिक है। एक इन्वेस्टर आया, वो मालिक से कहने लगा, भाई ये 100 मिलियन की आपने लैंड बाय की है, 120 मिलियन में बेचते हो मुझे? कहा बिल्कुल ठीक है, बेचता हूँ। एग्रीमेंट हो गया इन्वेस्टर में और मिस्टर ए में कि इन्वेस्टर 3 महीने बाद 120 मिलियन मिस्टर ए को देगा और मिस्टर ए इस जमीन को बेचेगा इन्वेस्टर को। 3 महीने के बाद जमीन की वैल्यू बढ़ के 150 मिलियन हो गई। मिस्टर ए ने इनकार कर दिया, मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। इन्वेस्टर अदालत में चला गया कि जमीन ट्रांसफर करवाई जाए मेरे नाम पे, एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट से नहीं मुकर सकता है। बताइए कोर्ट ने किसका पॉइंट ऑफ व्यू, किसको कहा क्या जमीन ट्रांसफर हुई होगी? क्यों नहीं हुई होगी? हाँ शाबाश, उसने यही, मिस्टर ए ने यही कहा। मिस्टर ए कहा सर ये देखिए ये जमीन तो मेरी है ही नहीं, मैं मालिक कौन है? कंपनी। तो ये तो एग्रीमेंट उस वक्त बाइंडिंग होता जब कंपनी के साथ हुआ होता। मैं एक चीज का मालिक ही नहीं हूं, मैं कैसे बेच सकता हूं उसको? ठीक है, तो लाने का बिल्कुल ठीक है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, कंपनी की एसेट लायबिलिटी उसके, एक ही एसेट लायबिलिटी उसके, तो ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती। ठीक है, वो प्रॉपर्टी सेल। हाँ, उसके बाद मिस्टर ए को धोखाधड़ी के जुर्म में थोड़ा बहुत जुर्माना, कि भाई जब एक चीज तुम्हारी आई नहीं तो तुमने एग्रीमेंट क्यों किया, उसको थोड़ा बहुत जुर्माना अदा करना पड़ा, डैमेजेस वगैरह पे करने पड़े, लेकिन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। तो बताइए फैसले में क्या लिखा गया होगा, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ये फैसला किया गया? तो ये समझ आया आपको सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने एसेट लायबिलिटी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, अब किसी एम्प्लॉय को रखना है, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो चाहे डायरेक्टर लिख रहा होगा, लेकिन उसके नीचे नाम क्या होगा, किसके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? कंपनी के नाम, कंपनी के दरमियान में और दूसरा कस्टमर के दरमियान में। आगे चलते हैं, शेयर ऑफ कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है, अकाउंटिंग शायद आपने पढ़ी हो, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। जब कोई ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग में ये पढ़ा हुआ है बिल्कुल। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कहते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं शायद। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। है ये भी कैपिटल, कैपिटल से मुराद वही जो इन्वेस्टर्स ने, ओनर्स ने पैसे बिजनेस में डाले, लेकिन इसे क्या नाम दिया जाता है? अच्छा, इसे शेयर कैपिटल क्यों कहा जाता है? उसकी रीजन है कंपनी का एक टर्म, 3 टर्म्स में फर्क बता रहा हूं, कैपिटल, शेयर और शेयर होल्डर। कंपनी में जो इन्वेस्टर्स ने टोटल पैसे डाले होते हैं उसे कहते हैं कैपिटल या शेयर कैपिटल। मैं आपसे पूछता हूं, भाई आप सोल प्रोप्राइटर हो, उस बिजनेस के मालिक हो? आप कहेंगे बिजनेस के मालिक हो। मैं कहूँगा क्या सबूत है आपके पास? आप कहेंगे भाई सबूत तो कोई नहीं है, मेरे पास उस जगह की रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स जिनमें लिखा हुआ इस दुकान का मालिक मैं हूँ, मेरे पास यही सबूत है। कहूँगा ठीक। अगर आप किसी बिजनेस में कहते हैं मैं पार्टनर हूँ, मालिक हूँ उसका, पार्टनरशिप है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं आपसे पूछूंगा क्या सबूत है? आप कहेंगे सर पार्टनर्स का आपस में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में मेरा नाम भी शामिल है, ये देखिए। अगर आप कहें मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, मैं किसी कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर हूं, मैं आपसे पूछूंगा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उस कंपनी के मालिक हो? आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। बिल्कुल है। वो सबूत क्या होता है ये सुनना।
जब आप किसी कंपनी के मालिक बनते हैं उसके लिए जरूरी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना। जब आप कंपनी को पैसे देते, कंपनी ने ना पहले से अपने, समझ लीजिए कुछ करेंसी नोट छपवाए होते हैं, जिस तरह करेंसी नोट होता है ना, हजार हजार के नोट, ठीक है, कंपनी ने इस तरह के कुछ नोट छपाए होते हैं, उनके ऊपर लेकिन कायदे आज़म की तस्वीर नहीं होती, हुकूमत पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिखा होता। किसका नाम लिखा होता है? कंपनी का। आप कब जाके कंपनी के पास कहते हैं सर मैं आपका ओनर मालिक बनना चाहता हूँ, डेफिनेटली उधर कोई डायरेक्टर बैठा होगा जिसे आप कहेंगे, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ना सुन सकती है ना देख सकती है। अब डायरेक्टर से, डायरेक्टर का ठीक है लाएं पैसे, आप जब उसको 1 लाख रुपया देंगे तो सबूत के तौर पे कि आप कंपनी के मालिक हैं, आपने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपको कुछ नोट, करेंसी नोट की तरह वो जो पीस ऑफ पेपर होते हैं वो आपके हवाले कर देगा। वो करेंसी नोट कहलाते हैं शेयर। वो क्या कहलाते हैं? वो बिल्कुल ऐसा ही होते हैं जैसे आपका प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड, उसके ऊपर भी एक नंबर लिखा, 100 रुपए का प्राइस बॉन्ड है, 1000 का प्राइस बॉन्ड है, इस तरह लिखा होता है। वो जो पीस ऑफ पेपर होगा उसके ऊपर भी वो शेयर कहलाता है, उसके ऊपर भी लिखा होगा 100 रुपए का है या 1000 रुपए का या 500 का है। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कोई कंपनी 1000 रुपए के शेयर छपवाती है, कोई कंपनी 500 के छपवाती है, कोई 100 के छपवाती है, वो कंपनी की अपनी मर्जी है। डायरेक्टर के स्टार्ट में उन्होंने किस तरीके से चलना। आपने 1 लाख रुपया दिया, अगर 1000 रुपए का शेयर है आपको कितने शेयर मिलेंगे? 100 शेयर मिलेंगे। अगर 10-10 हजार का शेयर है 10 मिलेंगे। अगर 1 लाख रुपए का एक शेयर है 1 लाख, एक शेयर मिलेगा। वो जो पीस ऑफ पेपर होता है उसे कहते हैं शेयर, ठीक है। उसके ऊपर अमाउंट भी लिखी होती है, कितने रुपए वाला शेयर है। उसके ऊपर जैसे करेंसी नोट के ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है ना, उसके ऊपर सीरियल नंबर भी लिखा होता है कि ये सीरियल नंबर है इसका शेयर। जब मैं आपसे पूछूंगा आप इस कंपनी के मालिक हैं कि नहीं, तो आप मुझे वो शेयर दिखाएंगे और कहेंगे सर ये देखिए मेरे पास ये शेयर है जिससे साबित हुआ मैं शेयर होल्डर हूं। इसीलिए मालिक को शेयर होल्डर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास शेयर होता है। शेयर क्या है? शेयर एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने उस कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सिंपल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्या हुआ? टोटल कंपनी का जो कैपिटल है उसे क्या कहते हैं? जो कंपनी का टोटल कैपिटल है उसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। और उस टोटल कैपिटल, फॉर एग्जांपल 10 लाख का है, अगर कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर छपवाया हुआ है तो उसका मतलब टोटल कैपिटल अगर 10 लाख है, एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल शेयर्स कितने होंगे? 1 लाख, ठीक है। तो इसको लिखा कैसे जाता है? टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख, टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख, टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख। बल्कि मैं इधर लिख के बताता हूं, ये मैं इस बॉक्स में सिर्फ लिखूंगा कंपनी का टोटल या रजिस्टर्ड, कुछ इस तरह का लफ्ज होता है, टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख, नीचे लिखा होता है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसकी इस टोटल शेयर कैपिटल की डिवीजन की गई है किसमें? 10 रुपए के शेयर में। और कितने शेयर बने? 1 लाख। ये डिवीजन क्यों की जाती है भला? ताकि जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतने शेयर खरीद सके। अगर 10 लाख का एक ही शेयर हो तो मे भी कोई भी ना बाय कर सके, लेकिन अगर 10-10 रुपए के 1 लाख शेयर हो तो कोई 500 खरीद लेगा, कोई 2000 खरीदेगा, कोई 5000 खरीदेगा, कंपनी का काम चल जाएगा। इसीलिए जो टोटल शेयर कैपिटल होता है उसको स्मॉल नंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस ₹10 को कहते हैं, अच्छा ये जो डिवाइड किया जाता है इस पेज को क्या कहते हैं? शेयर। ये प्रिंट कौन करवाता है? शेयर होल्डर या कंपनी? कंपनी प्रिंट करवाती है। और इस 10 रुपए को कहते हैं फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू, ठीक है। तो कंपनी के कुछ शेयर होल्डर होते हैं छोटे, कुछ होते हैं बड़े। कैसे पता चलता है कौन सा शेयर होल्डर छोटा है कौन सा बड़ा? जिस नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसके पास थोड़े शेयर्स होंगे वो छोटा शेयर होल्डर है, जिसके बड़े शेयर्स होंगे वो बड़ा शेयर होल्डर। तो ये क्लियर हो गया आपको 3 टर्म्स। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी में की गई होती है। शेयर किसे कहते हैं? वो स्मॉलर पार्ट जिसमें शेयर कैपिटल को डिवाइड किया गया है, जो रिटर्न होता है प्री प्रिंटेड होता है। शेयर होल्डर किसे कहते हैं? जो शेयर कर लेता है, ठीक है, जो कंपनी में पैसे डालता है और शेयर उसको दे दिए जाते हैं, शेयर होल्डर। तीनों टर्म्स में फर्क समझ आ गया? लिख लें, आपको पता होना चाहिए शेयर होल्डर, सॉरी शेयर कैपिटल, शेयर और शेयर होल्डर, इन तीनों में क्या फर्क है, क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज होंगी तो आपको तीनों में क्लैरिटी होनी चाहिए। शेयर कैपिटल, शेयर और शेयर होल्डर, यहां तक क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, अगर आप किसी कंपनी के शेयर, भाई कहते हैं सर आज मैंने नेस्ले कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैं तो नेस्ले कंपनी का मालिक बन गया, पता चला उसके 10 करोड़ शेयर थे, भाई ने 2 खरीद लिए, ठीक है, शेयर होल्डर बन गए, बात गलत नहीं है, बात सच है, शेयर होल्डर बन गए, मालिक बन गए। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई बंदा कंपनी का शेयर होल्डर बनता है तो कुछ राइट्स उसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? राइट मिलते हैं, हर शेयर के साथ राइट्स अटैच होते हैं, नजर नहीं आते। अटैच का मतलब बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, अंडरस्टूड होता है कि जिसके पास ये शेयर्स हैं उसको राइट्स मिले। बताइए क्या राइट्स मिलेंगे? उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, सारा प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, जितना हिस्सा है उतना ही मिलेगा ना, बाकियों का थोड़ी मिल जाएगा। क्या उसको कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा? क्या कंपनी के जब फैसले हो रहे होंगे कि क्या मीटिंग बताई थी भूल गया, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में कंपनी के फैसले हो रहे होंगे, ये बंदा उस मीटिंग में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता। भाई शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, वो शेयर होल्डर है तो जाएगा, जरूर जाएगा। क्या वो बिजनेस डिसीजन में हिस्सा ले सकता है? चाहे 2 शेयर्स है, 1 शेयर क्यों ना हो, राइट है, कर सकता है। अब ये अलग बात कि वहां पे जो फैसले होंगे मेजोरिटी की बेस पे होंगे, ठीक है, तो इनका कोई आवाज ना सुनने के बराबर ही होगी, लेकिन राइट है इनके पास, राइट है इनके पास। तो हर शेयर के साथ कुछ ना कुछ राइट्स अटैच होते हैं, जैसे राइट टू रिसीव प्रॉफिट, जिसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में डिविडेंड कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जो सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, अगर आपने की हुई अकाउंटिंग, उसमें जो ओनर पैसे घर लेके जाता है उसे क्या कहते हैं भला? ड्राइंग्स। लेकिन कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती, कंपनी में उसे क्या नाम दिया जाता है? डिविडेंड। तो शेयर होल्डर का राइट है क्या? वो डिविडेंड यानी कंपनी का प्रॉफिट रिसीव करे, उसका राइट है वो जो जनरल मीटिंग्स हो रही हो कि शेयर उसमें जाके पार्टिसिपेट करे, फैसलों में हिस्सा ले। तो ये हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई। पहले क्या है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, दूसरा सेपरेट लीगल स्टेटस, तीसरा शेयर ऑफ कंपनी। यहां तक मैं आगे थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है, वो 3-4 मिनट में कंक्लूड नहीं हो सकेगी, इसलिए इसको मैं कल लिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट इंशाल्लाह कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए 1 बाय 1 जी। नंबर ऑफ शेयर किस तरह से डिटरमिन करती है? कंपनी की अपनी मर्जी होती है, वो चाहे तो 10 लाख है ना टोटल शेयर कैपिटल, चाहे तो इसको डिवाइड कर ले ऐसे 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, चाहे तो इस तरह कर ले 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ऐसे भी चाहे तो इस तरह कर ले 1000 शेयर्स ऑफ 1000 ईच। हाँ, क्या अगर एक दफा ये डिसाइड कर लें कि इतना शेयर, इतनी इन्वेस्टमेंट, बाद में ये चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, जरूरत के मुताबिक बढ़ सकती है। वो बेसिक नीड ही यही थी कि हम इसको जितना, लेकिन चूंकि इसको रेगुलेट किया जाता है तो इसको बढ़ाने के लिए फिर इजाजत की जरूरत होगी गवर्नमेंट की तरफ से,
वो कौन सा दायरा था भूल गया जिसे इजाजत जो SCCB, शाबाश, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसे इजाजत देनी पड़ेगी। क्लियर जी? आपको कंपनी रजिस्टर्ड हो रही होगी उस दिन इतना कैपिटल शेयर कैपिटल अवेलेबल होना चाहिए, वो जस्ट उनको बता देंगे? हाँ शाबाश, अच्छा सवाल। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो रही होगी, क्या उसी दिन इतना शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स के पास होना चाहिए कि वो कंपनी में डाल दें, या कि वो बाद में भी डाल सकते हैं? इसका जवाब है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त वादा कर लेंगे वो अथॉरिटी के साथ कि जी हम इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसी वक्त डालना ज़रूरी नहीं है, वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो SCCB को कहते हैं सर इतने पैसे 10 लाख की ज़रूरत है, लेकिन 10 लाख पहले दिन थोड़ी चाहिए होगा, पहले दिन चाहिए होगा 2 लाख, महीने बाद चाहिए होगा 4 लाख, फिर चाहिए होगा 4 लाख, इस तरह। तो जैसे जैसे पैसों की ज़रूरत होगी हम डालते रहेंगे ना, कोई मसला नहीं है। तो रेगुलेटर कहता है ठीक है, वाकई समझ में आने वाली बात है कि 10 लाख का 10 लाख पहले दिन थोड़ी लग जाता है, ऐसा ऐसा लगता है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप डालते जाना पैसे, वो इस बेस पे रजिस्टर कर देता है, उसी वक्त पैसे डालना ज़रूरी नहीं सारे। जनरल मीटिंग में जो डिसीजंस मेजॉरिटी की बेस पे हो रहा है वो नंबर ऑफ पीपल डिसाइड करेंगे जिसके पास ज़्यादा नंबर। शाबाश, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जनरल मीटिंग में जो डिसीजन हो रहे हैं मेजॉरिटी की बेस पे, वो नंबर ऑफ पर्संस की बेस पे हो रहे हैं या नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पे? आपकी कॉमन सेंस क्या कहते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पे। यानी जिसके पास ज्यादा शेयर हैं वो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अकेला बंदा सारे फैसले, 100 बंदे दूसरी तरफ होते हैं, वो अकेला बंदा एक तरफ होता है, कहता है मेरा फैसला चलेगा, वो चलता है उसका। क्यों चलता है? उसके पास कितने % शेयर होते होंगे? 51% शेयर होते होंगे, 51%। या इसे यूं कह ले, 51% कहना मुनासिब नहीं है, इसे यूं कह ले, लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो लॉ थोड़ी थोड़ी चीज़ों का हिसाब रखता है। वो कहता है 51% ना, 51% का मतलब होगा अगर किसी के पास 50.5% है तो वो तो इसीलिए कहा करे मोर देन 50%, मोर देन। तो अगर उस बंदे के पास मोर देन 50% शेयर्स हैं तो दूसरी मीटिंग की दूसरी तरफ चाहे 100 लोग हैं, बात उसी की मानी जाएगी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे में, अगर कंपनी शेयर्स बढ़ाए तो फेस वैल्यू सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी? मुझे बताए अपने सिलेबस की हद तक आंसर दूं या ओवरऑल? क्यों? मैं सिर्फ सिलेबस की हद तक आंसर दूंगा, सेम रहेगी भाई, सेम रहेगी। ओवरऑल मतलब CFAB के सिलेबस को भी सामने रख ले अगर, तो फिर चेंज हो सकती है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम रहेगी। बढ़ाएगी तो सेम रहेगी, यानी अगले जो शेयर आएंगे वो भी कितने रुपए के होंगे? 10 रुपए के। और कोई क्वेश्चन? जी, कंपनी खुद शेयर ले सकती है? क्या सवाल पूछ लिया, शाबाश। क्या कंपनी खुद शेयर ले सकती है? अब मेरा अगला सवाल पूछे, अपने ही शेयर के किसी दूसरी कंपनी के शेयर? दोनों सुन लें। एक कंपनी अपने ही शेयर खुद नहीं खरीद सकते, खुद नहीं खरीद सकते, ठीक है? ऐसा थोड़ी होगा एक जेब से पैसे निकाले दूसरी जेब में डाल दिए, वो तो इसी तरह होगा ना, इसी तरह होगा, ऐसा नहीं होगा खुद। हाँ, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, ये ज़हन में रखिएगा, इसको नोट कर लें। कंपनी अपने शेयर, ये पूरा सवाल ही बड़ा अच्छा है, कंपनी अपने शेयर खुद नहीं खरीद सकती, हाँ किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। कंपनी अपने शेयर खुद नहीं खरीद सकती, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। अगर ओनर एक ही है लेकिन उसने कंपनी रजिस्टर करवा ली है तो वो कंपनी में ही आएगा, वो सोल प्रोप्राइटर नहीं होगा। हमने पढ़ा ना, कंपनी में एक ओनर भी हो सकता है तो वो कंपनी ही कहलाएगी। जी, डिफरेंस क्या होगा? सेपरेट लीगल स्टेटस का। सोल प्रोप्राइटरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। सोल प्रोप्राइटर होगा, बिजनेस के लिए लोन लिया, वापस नहीं पे कर सका, घर के बर्तन बेच के उधार पूरा करेगा, ये कंसेप्ट है कि सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, समझा जाएगा उसी ने लोन लिया। लेकिन कंपनी है तो वो कहेगा भाई कंपनी को दिया उससे लो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जी, क्या चीज? क्या एम्प्लॉइज को शेयर सेल किए जा सकते हैं? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। क्या कोई एम्प्लॉय कंपनी के शेयर खरीद सकता है?
बिल्कुल खरीद सकता है, कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है जी, उसके पास पैसे हैं खरीद लें भाई, बाहर के बंदे को भी तो भेजने हैं, एम्प्लॉय हमारा काम करता है दिन रात, वो खरीद लें। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।